नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। कचहरी में आज जिस सेट पर आप मुझे देख रहे हैं, आपको रमेश सिप्पी साहब की शोले की भी याद दिला ही देगा। जब अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी बड़े रौब में कहते हैं, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी हमारे पीछे आओ। लेकिन जब जेलर साहब मुड़कर देखते हैं ना फिल्म में, तो पीछे सन्नाटा होता है, सब निकल जाते हैं। आज दुनिया के स्वघोषित जेलर यानी डोनाल्ड ट्रंप का हाल भी कुछ ऐसा ही है। दुनिया में युद्ध की शोले भड़की हुई है और ट्रंप साहब ठीक उसी फिल्मी जेलर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। कभी कहते हैं 24 घंटे में सीज फायर करा देंगे, कभी हमलों की धमकी देते हैं। उनके बयानों की रफ्तार समझना नामुमकिन है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर उनकी लाइन और लेंथ बिल्कुल फिक्स है, और वो है नाटो की जमकर फजीहत करना। ट्रंप का सीधा सा हिसाब है, पैसा हमारा, हथियार हमारे और मलाई तुम खाओ। ट्रंप ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्कों को खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और लॉजिक उनका साफ है। हम आपके लिए पैसा लुटाते हैं, सुरक्षा आपको देते हैं, तो आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों नहीं खड़े होते? यूक्रेन में हमने हथियार दिए, अब ईरान के मोर्चे पर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? ट्रंप के लिए नाटो अब वो नासूर बन चुका है जिसे वो काट कर अलग कर देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ट्रंप ने इस नासूर का इलाज अपनी सर्जरी से किया तो अंजाम क्या होगा? तो नाटो के अंजाम की इस कहानी और कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो ट्रंप से जुड़ी उस ब्रेकिंग न्यूज की डिटेल मैं अब आपको कुछ ही देर में बताऊंगी। लेकिन पहले बात उस डेडलाइन की जो हमने बीती रात के शो में आपको दिखाया था कि ईरान ने दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज को जो अल्टीमेटम दिया था, उसका काउंटडाउन हो गया है शुरू। ये देख सकते हैं आप, यहाँ कहते हैं कि 15 कारें पार्क थी, उन कारों पे अटैक हुआ। I can hear loud thuds. Everything, the traffic on this entire thing has come to a standstill. मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह यहाँ इस ब्रिज को बिल्कुल नेस्तनाबूद खत्म कर दिया गया है। तो एक पूरा भरा पूरा घर होता था, उसका जो सारा सामान है वो कबाड़ की तरह देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक और मिसाइल यहाँ गिरा है, ये देख लीजिए। अब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन हकीकत में ईरान ने ऑपरेशन 120 लॉन्च करके पूरे मिडिल ईस्ट के भूगोल को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। ईरान ने अब इजराइल से आगे बढ़कर उन 18 अमेरिकी टेक जायंट्स को निशाना बनाने की कसम खाई है, जिनके हेडक्वार्टर दुबई से कतर तक फैले हैं। गूगल, एप्पल और बोइंग जैसी कंपनीज को खुली चेतावनी दी गई है। लेकिन इस महायुद्ध का सबसे दिलचस्प मोड़ वो है जो रियाद के शाही महलों से निकल कर आ रहा है। यहां समझिए, खाड़ी की जो परंपरागत जियोपॉलिटिक्स है, दशकों से सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों की नीति सुरक्षा के बदले तेल यानी ऑयल फॉर सिक्योरिटी पर टिकी रही है। यानी खाड़ी देश अमेरिका को सस्ता तेल देते थे और बदले में अमेरिका उन्हें सुरक्षा का अभय कवच देता था। लेकिन आज ये सिक्योरिटी ब्लैंकेट फट चुका है। सऊदी अरब और यूएई को अब समझ आ गया है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति में सिर्फ इजराइल का हित सर्वोपरि है, जबकि उनके अपने तेल कुएं और करोड़ों की आवाम ईरानी मिसाइल के आसान टारगेट बन चुके हैं। रियाद में हुई जीसीसी की हालिया बैठक ने साफ कर दिया है कि ये मुल्क अब अमेरिका के पिछलग्गू बनकर अपनी बर्बादी नहीं देखेंगे। ईरान ने जो मजहबी कार्ड खेला है और मस्जिद भरो आंदोलन शुरू किया है, उससे खाड़ी के सुल्तान डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि ट्रंप की लापरवाही उनके घर में कहीं आंतरिक बगावत पैदा ना कर दे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की वो चुनौती कि हम 6 महीने और लड़ने को तैयार हैं, ट्रंप के उस दावे की हवा निकाल रहा है कि ईरान कमजोर पड़ गया है। सवाल अब सीधा है, क्या खाड़ी देश अब अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं? क्या अर्थव्यवस्था और वजूद को बचाने के लिए ये मुल्क अब वॉशिंगटन की बजाय तेहरान से सुलह का रास्ता ढूंढेंगे? कचहरी में आज जिरह इसी बदलती जियोपॉलिटिक्स और ईरान के खौफनाक ऑपरेशन 120 पर।
ईरान ने खाड़ी को खंडहर बनाने का प्लान बना लिया। खाड़ी पर खलीफा ने बारूदी कसम खा ली। खाड़ी मुल्कों का अमेरिका से मोहभंग क्यों होने लगा? ईरान का ऑपरेशन 120 क्या खाड़ी का नक्शा बदलेगा? इन सवालों का जवाब महायुद्ध की इन लेटेस्ट तस्वीरों में छिपा है। कतर से लेकर दुबई तक और कुवैत से लेकर बहरीन तक के आसमान में फिर ईरानी मिसाइलों का बारूदी तांडव दिखा। ये हमले बताते हैं नए खतरे की घंटी बज चुकी है। ईरान अपनी युद्ध नीति बदल चुका है। अब निशाना सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी सेंटर्स है। ईरान के खलीफा ने खाड़ी का भूगोल बदलने की जो बारूदी कसम खाई उसे नाम दिया है ऑपरेशन 120। ईरान का दावा है कि जैसे हूती, हिजबुल्लाह और अंसार अल्लाह जैसे उसके जिगरी पश्चिम एशिया में 120 ऑपरेशन कर चुके हैं, वैसा ही बारूदी ऑपरेशन अब खाड़ी में चलाया जाएगा। हमारे दुश्मनों के लिए एक निर्णायक चेतावनी है। ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ईरान ने तेल अवीव, बेनई ब्राक, बीरशेबा, नगेव और तेल नौफ एयरबेस के साथ साथ यूएई और बहरेन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर रहा है और ये आगे भी जारी रहेंगे। खाड़ी देशों से हमारे ऊपर हमले नहीं रुके तो हम खाड़ी में अमेरिका और उसके सहयोगियों का नक्शा बदल देंगे। जब से खाड़ी से हम पर हमले हो रहे हैं तब से हम और हमारे सहयोगी 120 ऑपरेशन कर चुके हैं। अब तक ईरान खाड़ी मुल्कों में अमेरिकी बेसिस को टारगेट करता आया है, ये कहकर कि खाड़ी की सरजमी से उसके न्यूक्लियर ठिकानों के साथ रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अब तेहरान ने अमेरिका की 18 से ज्यादा टेक कंपनियों को उड़ाने की खुली चेतावनी दे दी। अमेरिका की जिन 18 कंपनियों को लेकर धमकी दी गई, उनके दफ्तर और व्यापारिक सेंटर पश्चिम एशिया में। ईरान कहता रहा है ये कंपनियां महायुद्ध में अमेरिका को ईरान के सटीक लोकेशन बताती हैं। एक और बड़ा डेवलपमेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में ऑपरेशन खत्म करने का संकेत दिया तो तेहरान ने दुनिया को यह कहकर चौंका दिया कि वो अमेरिका से 6 महीने और लड़ने को तैयार है। ईरान अमेरिकी जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खाड़ी मुल्कों पर हमारी रणनीति साफ है, हमले नहीं रुके, खाड़ी मुल्कों को इसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान कम से कम 6 महीने तक संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के लिए तैयार है। हम अपने देश की रक्षा हर संभव हद तक करेंगे। ईरान एग्रेसिव मोड में और ट्रम्प डिफेंसिव, इसलिए कल तक जो खाड़ी देश ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की गुंजाइश तलाश रहे थे, अब उनकी भाषा बदलने लगी है। इसका सबूत उसी सऊदी अरब से आया जो ईरान में जंग जारी रखने का हिमायती रहा है। रियाद के शाही महल में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक हुई। जीसीसी मुल्कों ने एक सुर में इजराइल को आईना दिखाया है। इन मुल्कों ने क्लियर किया कि गाजा और लेबनान पर इजराइल बम दाग रहा है, जो ईरान को मिसाइल अटैक का बहाना दे रहे हैं। जब मीटिंग चल रही थी उसी वक्त तुर्की से बड़ी धमकी आई। इस गैर कानूनी युद्ध के लिए मुख्य रूप से इजराइल सरकार जिम्मेदार है, जो संघर्ष, अराजकता और संकट के आदी है। इस युद्ध में न केवल हमारे क्षेत्र को तबाही का मैदान बना दिया है, बल्कि पूरी मानवता पर भारी आर्थिक बोझ भी डाल दिया है। और जिस आग से इजराइल खेल रहा है उसकी जद में वो खुद भी आएगा। इसलिए इजराइल को ये गैर कानूनी जंग फौरन बंद करनी चाहिए। एक तरफ ईरान की मिसाइलें हैं तो दूसरी ओर ट्रंप की डेडलाइन। लेकिन इस बैठक के भीतर जो हुआ उसने खाड़ी की राजनीति के गोलपोस्ट बदल दिए हैं। सवाल उठे, क्या खाड़ी देश इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर ईरान के जंगी जुनून के खिलाफ एक नया मोर्चा खुल गया है? जीसीसी की इस बैठक का लबुलुआब यह है कि खाड़ी देश अब किसी के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते। उधर सऊदी और यूएई चाहते हैं
ईरान का वजूद मिटा दिया जाए। लेकिन ईरान पर हो रही बमबारी के बीच एक अलग तस्वीर आई। ईरान के फाउंडेशन डे पर तेहरान की सड़कों पर हजारों का हुजूम उमड़ा। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई। खुद राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान सड़कों पर उतरे, लोगों से मिले और पेंटागन को बड़ा संदेश दिया, ईरान न झुकेगा न रुकेगा। ईरान का जज्बा अमेरिका के बम नहीं तोड़ सकते। अमेरिका के हमलों के खिलाफ ईरान एकजुटता के साथ खड़ा है। लोग सड़कों पर है, उनमें अमेरिका इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। मैंने लोगों से मीटिंग की जो सरकार का मनोबल बढ़ाने आए हैं। लोग चाहते हैं कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए जो हम भी दे रहे हैं। ईरान अपने हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। हम ईरान की जनता को यह विश्वास दिलाते हैं। जिस वक्त खाड़ी मुल्कों के कान ईरान के ऑपरेशन 120 को लेकर खड़े हैं, ठीक उसी वक्त तेहरान ने एक और हुक्म का निकाला। ईरान के बड़े शिया धर्मगुरुओं आवाम को अमेरिका और एकजुट होने की कॉल। इसके लिए मस्जिद भरो आंदोलन लॉन्च हो चुका है। खाड़ी मुल्कों को डर है कि ईरान अपनी आंतरिक बगावत को दबाने के लिए मजहबी कार्ड खेल रहा है, जो पूरे अरब में अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसी को देखते हुए सऊदी और यूएई ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा और ड्रोन हंटर्स की तैनाती बढ़ा दी है। खाड़ी मुल्क कहते हैं ईरान अवाम को ढाल बना रहा है। हालांकि इसी बीच ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा बयान है। दुश्मन हमारी इमारतों को गिरा सकता है, हमारे सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर सकता है, लेकिन ये उस ज्ञान को नहीं मिटा सकता जो हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में है। ये उद्योग ईरान की मिट्टी में जड़ें जमा चुके हैं और इन जड़ों का उखाड़ना नामुमकिन है। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ये युद्ध अपराध है। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले रोकने होंगे, क्योंकि इससे होने वाले रेडिएशन से न सिर्फ ईरान को खतरा है, बल्कि पूरी खाड़ी के लिए तबाही का अलार्म है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, दुश्मन हमारी मशीनें तोड़ सकते हैं, पर ईरान का परमाणु ज्ञान अनिवार्य है। ईरान का स्टैंड क्लियर है और उधर डोनाल्ड ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन पर अड़े। खाड़ी देश इसे ट्रंप की लापरवाही मान रहे हैं। यूएई और सऊदी जैसे मुल्कों को लगता है कि ट्रंप सिर्फ इजराइल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जबकि ईरान के ड्रोन और मिसाइलें खाड़ी के तेल कुओं और आम लोगों को निशाना बना रही हैं। चंद रोज पहले ट्रंप ने खाड़ी मुल्कों से ही युद्ध की भरपाई करने का सिग्नल दिया था। ऐसे में ईरान के ऑपरेशन 120 से खाड़ी की टेंशन बढ़ना लाजमी है। तो युद्ध का पूरा कवरेज, हर डिटेल एनडीटीवी इंडिया आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पहुंचा रहा है। हमारे जाबाज रिपोर्टर्स युद्ध भूमि की सबसे सटीक और सधी हुई रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सीधे वॉर जोन से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तेल अवीव से अंकित त्यागी हैं, जॉर्डन से प्रदीप दत्ता जुड़ गए हैं और लेबनान से नजीर मसूदी हमारे साथ हैं। हम सबसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन पहले अंकित आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त देखिए तेल अवीव में आप मौजूद हैं, लेकिन सवाल तो सारे इस बात को लेकर हैं कि अमेरिका कल क्या फैसला लेगा, ट्रंप क्या करने वाले हैं, क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ अनाउंस करेंगे या फिर कुछ और बड़ा सरप्राइज देंगे। सारी निगाहें इस बात पर हैं अंकित। जी बिल्कुल, एक तरफ सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या बयान देने वाले हैं। क्या जंग खत्म करने का ऐलान होने वाला है या फिर एक कोई नई स्ट्रैटेजी, नई धमकी वो लेकर आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तेल अवीव का इस वक्त का हाल बता दूं। लगातार कम से कम 9 दिनों से जब मैं यहाँ पर हूँ, इस तरीके का इंटेंस बराज जो है, लगातार सायरन जो हैं वो मैंने नहीं सुने। पिछले आधे 45 घंटे में, आधे 45 मिनट में करीब 5 बार लगातार एक के बाद एक मिसाइल अलर्ट हुए, लोगों को शेल्टर में जाना पड़ा। और उसके बाद जिस तरीके का एक माहौल है आज, यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहूदी फेस्टिवल है, रात को वो शुरू होता है डिनर से और उसके बाद अगले दिन तक जाता है। उसके लिए लोग बहुत तैयारी कर रहे थे और उसके बीच में लग रहा है कि ईरान की तरफ से जबरदस्त एस्केलेशन हो रहा है और ये तीनों तरफ से हो रहा है। ये एक तरफ लेबनान से रॉकेट आ रहे हैं, दूसरी तरफ यमन से रॉकेट आ रहे हैं और मिसाइल जो है वो लगातार ईरान की तरफ से आई हैं। तो ये एक जबरदस्त एस्केलेशन देखा जा रहा है, एक जबरदस्त तनाव जो है वो बढ़ता तेल अवीव में देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। करीब 25 जगह ऐसी हैं जहां पर निशाना लगाया गया है, जहां पे या तो कुछ स्प्लिंटर्स गिरे हैं। और इस अब जो क्लस्टर एम्यूनिशन यूज कर रहा है, उसमें होता क्या है कि आप जैसे उसको इंटरसेप्ट करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़े जब गिरते हैं तो उससे भी लोगों को क्षति पहुंचती है, जमीनों में गड्ढे हो रहे हैं, घरों की छतें टूट रही हैं। तो ये एक इस तरीके से जंग का जो माहौल है यहां पर बना हुआ है। एक खास बात यह है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जंग से बाहर निकलना भी चाहते हैं
तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस बात के लिए तैयार होंगे, इजराइल के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये जड़ निर्णायक मोड में है, इसको अभी और जारी रखना पड़ेगा, इसको अंत तक लेके जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात ये भी कही है कि अगर अमेरिका नहीं होता है तो एक रीजनल कोलिशन जो है वो तैयार हो रहा है इस जंग में ईरान के खिलाफ। तो आने वाले कुछ घंटे इस जंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिल्कुल, और इसीलिए नजर इस पर लगातार टिकी रहेगी। नजीर, प्रदीप, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन जिस बात का जिक्र देखिए यहाँ पर अंकित कर रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटों में डोनाल्ड ट्रंप का जब स्टेटमेंट सामने आएगा, आप सुबह जब सोकर उठेंगे तो दुनिया की क्या बदली हुई तस्वीर आपके सामने होगी। अब आइए इस पर बात करते हैं। कचहरी की शुरुआत में मैंने आपको शोले फिल्म के अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी की याद दिलाई थी। तो आज जो दुनिया के जेलर जैसा ही बिहेव करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, कल सुबह 6 बजे उनका बयान क्या यूरोप का भविष्य बदलने जा रहा है, क्या नाटो टूटने जा रहा है? क्योंकि अगर अमेरिका नाटो से बाहर निकला तो क्या यूरोप का सिक्योरिटी ब्लैंकेट हमेशा के लिए फट जाएगा? फिर सबसे बड़ा सवाल, इस बात की क्या गारंटी है कि यूक्रेन के बाद रूस के टैंक यूरोप की सरहदों में दाखिल नहीं होंगे? और फिर 1 महीने चली इस जंग का हासिल क्या हुआ? ना अमेरिका जीता, ना ईरान हारा, तो इस जंग की कीमत राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से किसने चुकाई? क्या लूजर यूरोप साबित हुआ? आज इन्हीं सुलगते सवालों पर होगी जो है, क्योंकि ट्रंप की आधे इधर आधे उधर वाली नीति ने पूरी दुनिया को अनिश्चितता के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। आपने आखिरी बार कब देखा था जब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लीडर्स अपने देश की जनता को करीब करीब एक ही टाइमलाइन में संबोधित करें? ईरान युद्ध के बीच ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। महायुद्ध की अब तक की सबसे शॉकिंग न्यूज आने वाली है। क्या नाटो से नाता तोड़ रहा है अमेरिका? क्या ट्रंप अब नाटो को अकेला छोड़ देंगे? क्या ट्रंप नया सैन्य संगठन बनाएंगे? ईरान वाले महायुद्ध के बीच सवाल इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप 24 घंटे में कम से कम 3 बार अलग अलग जगह नाटो को लेकर अपनी राय खुलकर सामने रखी है। और इससे ऐसा लगता है कि 77 साल पुराना नाटो अलायंस टूटने के कगार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटिश मीडिया को इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहते हैं कि वो अब नाटो से निकलने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। We'll be leaving very soon. इससे पहले उन्होंने नाटो को कागजी शेर बताया। This is not our war. We have nothing to do. Well, Ukraine's not our war. यही नहीं, ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर यूरोपीय देशों को साफ कह दिया, तुम अपना देख लो भाई, तुम्हें हॉर्मुज से तेल की जरूरत है, मुझे नहीं, तुम्हारे तेल की सुरक्षा हम नहीं करेंगे। I think that the people understand it. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. ट्रंप के इस बयान के बाद मानो यूरोपीय देशों में पैनिक मच गया। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगी। जो नाटो के मेंबर नहीं है वो भी तेल की दुहाई देने लगी। जिस वक्त ट्रंप ओवल ऑफिस में बयान दे रहे थे, उसके थोड़ी देर बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर ऑस्ट्रेलिया में भी 5 एडलेड एवेन्यू तक हड़कंप मच गया। पहले नाटो पर ट्रंप बनाम ब्रिटेन पीएम का बयान सुनिए। I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. I was very surprised with the United Kingdom, because the United Kingdom, 2 weeks ago, I said, why don't you send some ships over? And he really didn't want to do it.
I said, you don't want to do it. We've been with you. You're our oldest ally. And we spend a lot of money on, NATO and all of these things to protect you. I mean, we're protecting them. NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen. And it has kept us safe for many decades. And we are fully committed to NATO. Secondly, that whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. And that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it. But I'm equally clear that when it comes to defence and security and our economic future, we have to have closer ties with Europe. यानी ब्रिटेन क्लियर कर चुका है कि नाटो में अमेरिका रहे न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए ब्रिटेन का हित सर्वोपरि है। अब यह अदावत इसलिए भी है क्योंकि लाख कोशिशों के बाद, बार बार दबाव देने के बावजूद ब्रिटेन समेत नाटो का कोई भी मेंबर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान युद्ध में खड़ा नहीं हुआ। ट्रंप कहते रहे, साथ आ जाओ, हमारे साथ ईरान के खिलाफ जंग लड़ो, लेकिन 32 मुल्कों के सैन्य संगठन ने यह कहकर मना कर दिया कि यह जंग अकेले अमेरिका की है। इसका नाटो से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि नाटो के किसी मेंबर पर हमला नहीं हुआ, इसलिए आर्टिकल 5 के तहत जंग में शामिल नहीं हो सकते। सभी ने अपना पल्ला झाड़ दिया। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस के रुख से भी ट्रंप खासे नाराज दिखे। I have spoken to him. He's been on a scale of 0 to 10. I'd say he's been an 8. Not perfect, but it's France. Are you We don't expect perfect, but we don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. हम इस संघर्ष में भागीदार नहीं हैं। इसीलिए फ्रांस मौजूदा हालत में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने या मुक्त कराने के अभियानों में कभी भी हिस्सा नहीं लेगा। हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि एक बार स्थिति शांत हो जाने पर, और मैं इस शब्द का जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं, एक बार बमबारी का मुख्य चरण समाप्त हो जाने पर हम अन्य देशों के साथ मिलकर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। बात इतनी भर नहीं है। ट्रंप ने कई दिनों से अपने सोशल मीडिया पर नाटो को लेकर भर भर कर सुनाया। 17 मार्च को बोले, ईरान युद्ध पर हमारा साथ न देकर नाटो बड़ी गलती कर रहा है। 21 मार्च को कहा, अगर सदस्य देश अपने रक्षा बजट का 2% हिस्सा नहीं देते तो अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा। 24 मार्च को बोले, नाटो अलायंस आउटडेटेड हो चुका है। 27 मार्च को कहा, नाटो का सारा बोझ अमेरिका पर क्यों। 28 मार्च को ट्रंप ने नाटो को कागजी शेर कह दिया। 30 मार्च को फिर बोले, हम दूसरों की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने खजाने खाली नहीं करेंगे। बार बार नाटो के आंगन से खाली हाथ लौटे ट्रंप अब कहते हैं कि नाटो से निकलने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पैसों से चलने वाला ये संगठन हमारे साथ ही खड़ा नहीं हुआ। कुछ दिन पहले जर्मनी को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी। This is NATO, and I've always said NATO's a paper tiger, and I've always said we help NATO, but they'll never help us. And if the big one ever happened, and I don't think it will, but if the big one ever happened, I guarantee you they wouldn't be there. And we learned from that. And remember what I said, because they made a big mistake. They were not there. The Chancellor of Germany, these are all friends of mine, Friedrich, the Chancellor of Germany, he said, this is not our war. We have nothing to do. Well, Ukraine's not our war. But we help them. मेरी राय में ये युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोध है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी स्थिति में अमेरिका पर हमले का औचित्य साबित नहीं हो सकता। मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये युद्ध एक राजनीतिक रूप से विनाशकारी गलती है। और जो बात मुझे सबसे अधिक ज्यादा निराश करती है, वो ये है कि वास्तव में ये टाला जा सकने वाला एक गैर जरूरी युद्ध है। इसी तरह की अप्रोच इटली की थी, क्योंकि इटली ने भी कुछ दिन पहले यही कहा था कि वो जंग में जॉइंट ऑपरेशन के लिए तैयार है। इटली इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, अमेरिका को सैन्य तौर पर असिस्ट नहीं कर सकता। वहीं नाटो मेंबर स्पेन जैसे मुल्क ने तो जंग के लिए ट्रंप का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। और इस सिचुएशन का फायदा किसे मिला? पुतिन को, क्योंकि उनके तेल की बिक्री दनादन शुरू हो गई।
ईरान में जो कुछ हो रहा है उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की तरफ से तेल और गैस की आवाजाही पर सीधा असर पड़ रहा है। कई सरकार इस बार तेल गैस के दाम बढ़ने पर विचार कर रही हैं। ऐसे हालात में रूस पूरी दुनिया के लिए नए समाधान दे सकता है। हमारे साझेदारों के लिए रूसी लॉजिस्टिक्स मार्ग आर्थिक रूप से और ग्लोबल ट्रांसपोर्ट में विविधता लाने के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लगता है ट्रंप ने पुतिन की ट्रेन पकड़ ली, क्योंकि पुतिन तो पहले ही नाटो को कागजी शेर बताते आए हैं और ऐसे में रूस का वो सपना भी साकार हो सकता है जिसमें वो एक कमजोर यूरोप और नाटो में टूट का जिक्र कई बार कर चुके हैं। यानी अमेरिका का नाटो से एग्जिट मतलब रूस के लिए फायदा ही फायदा। तो ये तो बात थी कि क्या अमेरिका नाटो से अलग होगा और कल जो ट्रंप ऐलान करने वाले हैं क्या इससे जुड़ी भी कोई बात हो सकती है। लेकिन अब आइए आपको लेकर चलते हैं इस पूरे इक्वेशन के दूसरे सिरे की तरफ। ईरान का फोकस इजराइल से खाड़ी मुल्कों पर शिफ्ट हो चुका है। ईरान लगातार खाड़ी का नक्शा बदलने की धमकी दे रहा है। तेहरान खाड़ी में क्या करने वाला ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं प्रदीप दत्ता के पास। जॉर्डन से प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या डिटेल्स निकल कर आ रही है, क्या हो रहा है वहां पर ग्राउंड पर? अब देख सकते हैं कि ईरान की रणनीति साफ है कि जो भी मुल्क अमेरिका के साथ इस लड़ाई में खड़ा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही एक वजह है कि हमने देखा है कि इजराइल के साथ साथ कई खाड़ी देशों को भी ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं, पलटवार किया जा रहा है। जहां एक तरफ इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से उन पर हमला किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पलटवार करते हुए उन इलाकों पर हमला कर रहे हैं जहां पर अमेरिका की बेस है। यानी कि एक पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप हमें टारगेट करेंगे, हम आपकी बेस को टारगेट करेंगे और उन मुल्कों को टारगेट करेंगे जो आपके हिमायती हैं, जो आपके दोस्त हैं। और दूसरा, उनकी इकोनॉमी को हिट करना चाहते हैं, या ताकि यही मुल्क अमेरिका पर एक प्रेशर बिल्ड करें, क्योंकि अभी तो ये अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर ये इकोनॉमी इनकी इसी तरह से हिट होती रही तो एक प्रेशर बिल्ड करेंगे और वो कहेंगे कि अमेरिका को कि आप ये जंग बंद कर दीजिए। क्योंकि ईरान का कहना है ये जंग जो है अमेरिका ने अपने मफाद के लिए उन पर थोपी गई है, क्योंकि वो ऑयल पर कब्जा करना चाहते हैं। यही एक वजह है और कोई वजह नहीं है अमेरिका को ईरान पर हमला करने की। और ये एक वजह है कि लगातार वो उन मुल्कों को टारगेट कर रहे हैं जो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। और तीसरी एक और वजह है कि हमने देखा है कि क्योंकि कई जगह पे कई ऐसे मुल्क है जहां पे अमेरिका के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जहां पर हम यूएई की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के भी अपने वहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी ठेस पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यही एक वजह है कि लगातार जो ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है कि मैं खाड़ी का नक्शा बदल के रख दूंगा। नक्शा बदलने का मतलब है कि यानी कि उनकी इकोनॉमी को हिट करो, अमेरिका की एयर बेसिस को हिट करो, एक डर का माहौल पैदा करो और एक पैगाम भी दे दो कि अगर आप अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे तो हम आपके खिलाफ इसी तरह से हमले जारी रखेंगे। ठीक है, लौटूंगी प्रदीप आपके पास। नजीर भी हमारे साथ बने हुए, नजीर के पास भी जाऊंगी। लेकिन देखिए, इन सब के बीच फायदा उन कंपनीज को भी हो रहा है जो इस वक्त मिसाइल और फाइटर जेट्स यानी लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन में लगे हैं, क्योंकि ईरान युद्ध ने एक बार फिर अमेरिकी हथियार कंपनीज को अरबों डॉलर का नया धंधा दे दिया है। 2 दिन पहले की बात है, अमेरिका ने अचानक ईरान की तरफ नई मिसाइल दागी। पता चला कि ये सरफेस टू सरफेस तक मार करने वाली मिसाइल का एडवांस वर्जन है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी कादिर मिसाइल को फिर से दुश्मन के ठिकानों की तरफ भेज दिया। लेकिन सवाल ट्रंप के बढ़ रहे कंफ्यूजन वाले मीटर का है, क्योंकि वो एक पल में तो बात करते हैं शांति की, तो दूसरी तरफ आक्रमण की धमकी देते हैं। कुछ देर पहले ट्रंप ने संभावित सीज फायर की जानकारी दी। उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस से बात की और इससे पहले उन्होंने रॉयटर्स को टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिका ईरान से निकलने की तैयारी कर चुका है। वो किसी भी वक्त ईरान युद्ध को खत्म करने का ऐलान कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर ईरान ने एटमी सपना नहीं छोड़ा तो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करता रहा अगर ईरान, तो अमेरिका एक बार फिर उस पर हमला करेगा। और इन्हीं बातों को लेकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप के बारे में कोई भी असेसमेंट फिलहाल जल्दबाजी होगा। हाँ, इतना जरूर है कि ईरान की जमीन पर अमेरिकी फायर पावर अब भी दिखाई दे रही है और जवाब भी उसी हिसाब से दिया जा रहा है। 30 मार्च 2026 ईरान पर अमेरिकी हमला, ट्रंप का नया हथियार। मिसाइल अटैक की जो तस्वीरें आपने देखी
ईरान के लामरद में तबाही की जो रिपोर्ट आई, ईरान के स्कूल और स्पोर्ट्स हॉल पर अमेरिका का जो हमला कैमरों में कैद हुआ, उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि जो अमेरिका ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी देता है, उसने अपने बारूदी गोदाम से नई मिसाइल निकाली है। मिसाइल का नाम है PRSM। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बिल्कुल नई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल PRSM यानी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल का उपयोग किया है। यह मिसाइल अमेरिका की अगली पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली है, जिसे पुरानी पड़ चुकी एटैकम्स मिसाइलों की जगह लेने के लिए विकसित किया गया है। यह मिसाइल 400 मील यानी करीब 640 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक अपने टारगेट को सटीक रूप से भेजने में सक्षम है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी के बनाई इस मिसाइल की कई तकनीकी विशेषताएं अभी भी गुप्त रखी गई हैं, लेकिन इसे दुश्मन के रडार को चकमा देने और अत्यधिक सटीकता के लिए जाना जाता है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसे खास तौर से दुश्मन के सैनिकों को खत्म करने और बिना बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। Defense of our troops and our assets is max. I will say on some of those other assets you talked about, air wings, airframes, there's some things adversaries are doing to provide info and intel that they shouldn't. We're aware of it, and ultimately we move things around and don't. One of the biggest principles you learn in the military is to not set patterns, predictable patterns, and so commanders are working hard to adjust in real time with those systems and make sure they're in the right places and not easily targetable. अमेरिका कॉन्फिडेंट है कि वो जंग जीत गया, लेकिन ईरान कहता है अगर वाकई में जीत हुई तो ऐलान क्यों नहीं करती। अमेरिका दावा करता है कि हमने ईरान का सब कुछ खत्म कर दिया। ईरान कहता है कि अगर ऐसा है तो हमारी मिसाइलों को रोक क्यों नहीं पाती। दरअसल यही बातें ट्रंप की बेचैनी बढ़ा रही हैं। इसीलिए जितने कपड़े नहीं बदलते, उतनी बार ट्रंप ईरान पर बयान बदल देते हैं। अंकित, प्रदीप और लेबनान से नसीर मसूदी हमारे साथ बने हुए हैं। नजीर, आपसे मेरा सवाल है, हिजबुल्ला के बाद अब हूती भी जंग में शामिल हो गए हैं। लेबनान में खुला जंग का जो ये नया फ्रंट है, इस पर ग्राउंड से आपको क्या जानकारी मिल रही है? दरअसल ईरान की जो जंग है वो ईरान की सरहदों तक महदूद नहीं है। ईरान की एक वैचारिक सीमा भी है। वो सरहद आप कभी बोल नहीं सकते हैं जब तक उसका अंदाज़ा नहीं हो। ईरान की ताकत और ईरान की जो रीच है उसका भी अंदाज़ा नहीं हो सकता है। आयतुल्लाह खामनाई के मारे जाने के फ़ौरन बाद यहाँ लेबनान में हिजबुल्ला ने हमले शुरू कर दिए इज़राइल पे, और तब से जाके ईरान के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा थिएटर जो है जंग का वो यहाँ लेबनान में है। और उसके साथ हूतियों ने भी यमन में महाज खोला है, क्योंकि ईरान की वैचारिक सरहद उनसे भी मिलती है। तो जो वैचारिक सरहद है ये इन ज़मीनी सरहदों से भी ज़्यादा मजबूत है, और कई सालों से, कई दहाइयों से, दशकों से ये चल रही है। इसलिए ये सिर्फ जंग एक ईरान तक ही महदूद नहीं है। लेबनान हो, यमन हो, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ ईरान को लग रहा है कि उसके दुश्मन है या उनके दुश्मनों के ठिकाने हैं, उन पे हमला किया जा रहा है। आज पूरे इज़राइल में सबसे ज़्यादा हमले हुए ईरान की तरफ से, न सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि कोऑर्डिनेटेड हमले हुए हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से। यहाँ साउथ लेबनान में जहाँ मैं हूँ इस वक्त, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है इस जंग का, वहाँ से हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात आपने यहाँ पर की है, और जिस वैचारिक सरहद की आप बात कर रहे हैं ना, उसी से जुड़ी अगली खबर बताऊंगी। लेकिन आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ वॉर जोन से जुड़ने के लिए और ये अपडेट्स दर्शकों को देने के लिए। लेकिन देखिए, जिस वैचारिक सरहद का जिक्र यहाँ पर नजीर कर रहे थे, जंग में होता क्या है? जिंदगियों को जोड़ती नहीं है जंग, तोड़ती है, मिटाती है। महायुद्ध की यही विभीषिका लेबनान देख रहा है, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध छिड़ा है। और चंद घंटे पहले बेरूत पर इजराइल ने बड़ा हमला किया, 10 लोग मारे गए, कई जख्मी हैं। इजराइल कहता है कि वो हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और हिजबुल्लाह कहता है कि इजराइल के सपने को जमीन में दफन कर देंगे। यानी कोई झुकने को तैयार नहीं। लेबनान से आज नज़ीर मसूदी की
ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जंग महायुद्ध को कैसे और भड़काएगी। लेबनान के आसमान से बारूदी अंगारे बरस रहे हैं। इजरायली मिसाइलों के प्रहार से बेरूत खंडर बन चुका है। सड़कों पर तबाही की लकीरें खिंची हैं, जमीन फट चुकी है, आशियाने मटिया मेट हो चुके हैं। युद्ध जब रिहायशी इलाकों की दहलीज लांघता है तो नतीजे ऐसे ही भयंकर होते हैं। गवाह बेरूत का जिन्ना इलाका है। जिन्ना की सड़कों पर आज गाड़ियां नहीं बल्कि बारूद के गड्ढे नजर आ रहे हैं। इजरायली बंकर बस्टर मिसाइलों ने सड़कों के बीचों बीच 20 से 30 फीट गहरे गड्ढे कर दिए हैं। ये गड्ढे इस बात का सबूत, जिस जगह इजराइल की मिसाइलें गिरी, एनडीटीवी रिपोर्टर नजीर मसूदी उसी जगह पहुंचे। जंग की जो विभीषिका ग्राउंड जीरो पर दिखी वो कलेजा कपाने वाली है। और मिसाइल जिसकी निशानी यहाँ है, ये देख लीजिए, यहाँ गिरा। बैरूत पर एक और बहुत ही बड़ा इजरायली मिसाइल हमले हुए हैं और इसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और 20 और अस्पताल में जख्मी उनको भर्ती किया गया है। यह है वो जगह जहां रात को ये अटैक हुए, कहीं मिसाइल अटैक हुए। ये देख सकते हैं आप, यह है इस जगह पे अटैक हुए। मैं आपको दिखाऊं कि कितने क्रेटर और जिससे लग रहा है कितने मिसाइल हैं। यहां कहते हैं कि 15 कारें पार्क थी, उन कारों पे अटैक हुआ। ये देख लीजिए, एक मिसाइल यहां पे गिरा है, ये देख लीजिए, इस पे गिरा है ये मिसाइल एक। उसके बाद एक और मिसाइल यहां गिरा है, ये देख लीजिए, यहां पूरा है। और उसके बाद एक और मिसाइल जिसकी निशानी यहां है, ये देख लीजिए, यहां गिरा है। कारें, बड़ी बड़ी जो कारें हैं, ये देख लीजिए उनकी क्या हालत है, कारों की क्या हालत। रकेश पूरा जैसे उनका जो लोहा था वो भी सब कुछ जला है, स्टील वो भी जली है, ये थी इसकी हालत। और कल हमने देखा पूरे दिन यहाँ बैरूत में इजरायली ड्रोन्स की पूरी सर्वेलेंस थी, ज़बरदस्त मूवमेंट थी। फिर बॉम्बिंग कहीं जगह पे हुई और रात को बिल्कुल हिला दिया इस बॉम्बिंग ने। लेबनान की सरजमीं इस वक्त बारूद के उस ढेर पर बैठी है जहां हर पल एक नया धमाका हो रहा है। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, जहां बैठकर हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट अटैक कर रहा है। नेतन्याहू हिजबुल्लाह का खात्मा चाहते हैं। उधर तेल अवीव को हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने बड़ी धमकी दी, इस मुनादी के साथ कि ग्रेटर इजराइल का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इस सपने को हिजबुल्लाह के लड़ाके जमीन में गाड़ देंगे। ये बारूदी धमकियां जब हकीकत की मिसाइल बनकर घरौंदों पर गिर रही हैं, तो एक साथ कई सपने चकनाचूर हो रहे हैं। आगे वाली इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा, हम आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए, पहले यहाँ पूरा जो ये रोड, इस पे कहते हैं कि 15 गाड़ियाँ उसी वक्त ख़त्म हुई। 15 गाड़ियों में लोग बैठे थे, वो ख़त्म हुए और 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये देख लीजिए कहाँ तक इसका इम्पैक्ट है, दूर दूर तक इम्पैक्ट है। ये देख लीजिए, ये बिल्डिंग, इस पे भी कैसे इसका पूरा असर हुआ है, इस पूरा वो भी तबाह हुई, डैमेज हो गई है। अब वो खबर जो इंसान और अंतरिक्ष के रिश्ते को मजबूती देगी। अमेरिका एक बार फिर चांद की तरफ जा रहा है। 50 से ज्यादा बरस के बाद उसका नया मिशन इंसानों को चंद्रमा के करीब ले जाएगा। अब से चंद घंटे बाद मिशन आर्टेमिस 2 लॉन्च किया जाएगा। नोट करने वाली बात यह है कि यह मिशन चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाकर धरती पर वापस लौटेगा। ये भविष्य के मून लैंडिंग मिशन यानी आर्टेमिस 3 के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, बल्कि उसे नया आयाम देता है।
54 साल पहले इंसान ने चांद पर आखिरी कदम रखा था और अब वहां फिर से बसने के इरादे से लौट रहा है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाला आर्टेमिस 2 सिर्फ एक रॉकेट नहीं बल्कि 8 अरब इंसानों की उम्मीदों का वाहक है। नासा की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए। इसमें चारों अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हेंसन के मुस्कुराते हुए चेहरे और ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं। ओरियन कैप्सूल में सवार ये 4 जांबाज चांद के उस पार तक जाएंगे जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। 10 दिन का ये मिशन चांद की सतह को छुएगा नहीं बल्कि उसे भविष्य का गेटवे बनाने के लिए कई प्रणालियों की जांच करेगा। साफ शब्दों में कहें तो ये मंगल की ओर बढ़ने वाला पहला आधिकारिक कदम है। आर्टेमिस 2 का असली मकसद है चंद्रमा पर एक स्थायी बस्ती। नासा ने हाल ही में $20 बिलियन के मून बेस प्लान का खुलासा किया है, जिसका टारगेट केवल झंडा गाड़ना नहीं बल्कि चांद की बर्फ से ईंधन बनाना और वहां से मंगल ग्रह के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार करना है। गेटवे अब केवल एक स्टेशन नहीं बल्कि गहरे अंतरिक्ष का प्रवेश द्वार होगा। चलिए इसी के साथ कचहरी में आज इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।